मिडाइवल पीरियड की शुरुआत तो हम लास्ट चैप्टर में कर ही चुके हैं, मतलब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वहां से हम उसकी शुरुआत कर चुके हैं। अब बारी आती है धीरे धीरे हमें इस पूरे पीरियड को, मिडाइवल पीरियड को स्टडी करने की। तो क्या आप रेडी है? अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रीजनल किंगडम्स, या आपका सेकंड चैप्टर जो है वो है रीजनल किंगडम। जब हमने मिडाइवल स्टार्ट किया था तब हमें पता था कि बहुत सारे इंडिया के छोटे छोटे जो डायनेस्टीज है वो मतलब निकलती है, कुछ बाहर के लोग आते हैं, तो इन सब की मिलीजुली सरकार जो है वो हमें पढ़नी है। तो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं तो रीजनल किंगडम्स के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मिडाइवल पीरियड स्टार्ट होता है 700 एडी से। तो उसके टाइम में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजनल किंगडम्स थे जो कि मतलब कुछ दबे हुए थे, कुछ उभर रहे थे। तो आज हमें बारी बारी से उन सारे किंगडम्स के ऊपर पढ़ना है, लेकिन स्टार्टिंग में पहले हम देख ले कि पूरे चैप्टर में हम किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द राजपूत, क्योंकि ये भी किसी किंगडम में शामिल होते हैं, मतलब रीजनल। अच्छा, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं रीजनल किंगडम्स क्या है। कि जब हम इंडिया में, हमने पूरा इंडिया जो है ए टू जेड देखा है, मतलब हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे इंडिया की कंडीशन कुछ और थी। मतलब कहीं कुछ एरिया थे, कुछ नहीं थे। तो उस टाइम का जो एरिया था ना, मतलब उस एरिया, तो उस वक्त बहुत सारे थी। ठीक है, मतलब एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि हम साउथ के बारे में हमने अलग पढ़ा है, हमने नॉर्थ रीजन के बारे में अलग अलग पढ़ा है। तो ऐसे ही हर एक रीजन, कुछ नॉर्थ के होंगे, कुछ साउथ के, कुछ ईस्ट के, तो कुछ वेस्ट के। तो इन सारे रीजन्स और वहां के जो भी किंगडम्स उस वक्त थे, तो उन सारी चीजों के बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है। तो हम रीजन और उनकी ग्रोथ के बारे में, देन हम साउथ इंडिया के ऊपर बात करेंगे, जो पेनिस इंडिया जो है कहा जाता है, मतलब ये जो तटीय वो वाला इंडिया। ओके, देन द राइज ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम इन द अर्लियर मिडाइवल पीरियड। तो 700 से 1200 एडी के बीच में जितनी भी किंगडम्स होंगे उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर ट्री स्ट्रगल जो है, मतलब जो तीन लोगों के बीच में जो स्ट्रगल हुआ था वो देखेंगे। ठीक है, जो कन्नौज के रिगार्डिंग था। देन द रेड्स ऑफ मोहम्मद गजनी। ठीक है, जो मोहम्मद गजनवी जो था, जो इंडिया आया था, जिसने रेड डाली थी या कह सके आक्रमण किया था, वो। एंड देन हम केस स्टडी करेंगे। तो केस स्टडी जो है उसके लिए हम एक सेपरेट सेपरेट जो है ना एकदम शॉर्ट वीडियो टाइप से वो लेके आएंगे, जिसमें हम डिटेल से इनके ऊपर बात करने वाले हैं। चलो बाकी जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं हम। देखो, जब इंडिया था मिडाइवल पीरियड, तो वहां पर एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में, अ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल किंगडम इन इंडिया, उस वक्त तो बहुत सारे थे। ठीक है, इन द अर्लियर मिडाइवल पीरियड देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल किंगडम इन इंडिया। तो यहाँ पर आप किसी एक की बात नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे ही इंडिया हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ रखा हुआ है। बहुत सारे थे, पाल, चोल, त्रिकूट, राष्ट्रकूट, बहुत सारे थे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें पाल डेंसिटी की, डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के ऊपर, तो ये वाली जो है वो ईस्ट थी। ठीक है, मतलब ईस्टर्न इंडिया जो है वो किसके द्वारा कवर किया हुआ था? पाल डायनेस्टी के इसमें, मतलब 9th सेंचुरी के तक इन लोगों ने मतलब कब से कब तक के राज किया कि 8th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक के, जो कि काफी लंबा पीरियड था। मतलब कुल मिला के बात कर ले तो 100 ईयर्स जो है इन्होंने यहाँ पर राज किया। ठीक है, द पाल डायनेस्टी डोमिनेटेड ईस्टर्न इंडिया फ्रॉम द मिडल ऑफ द 8th टू द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, दैट इज फॉर अबाउट 100 ईयर्स। तो भाई ये बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो पाल रूरल जो है इन्होंने पूरा ईस्टर्न इंडिया जो है वो कवर करके रखा हुआ था, जिसमें बिहार और बंगाल भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है इनके अंडर में था। और भाई इतना 100 ईयर ये लोग काम कर रहे हैं, इट मीन कि एक पावरफुल डायनेस्टी तो था ही था। क्योंकि भाई 100 ईयर जो है काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ रखा हुआ है कि एक आता है, ये रहता है, फिर इसको खत्म कर दिया जाता है दूसरे के थ्रू, और फिर यहाँ से वो अपना एक जो उस एम्पायर को फिनिश कर देता है, फिर वो अपना एम्पायर खड़ा करता है। तो ये 100 ईयर्स चल रहा है। तो ये एम्पायर काफी स्ट्रांग होगा, मतलब यहाँ के जो जो रूरल्स थे वो काफी स्ट्रांग थे। ठीक है, तो उन लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि वो जो रूरल है वही लेकर के चल रहा है, तभी तो इतना लंबा इसकी लाइफ चल रही है। इसमें गोपाल जो है एक रूरल है, वो फर्स्ट गोपाल, मतलब जो पाल
डायनेस्टी थे, तो वो उनके जो फर्स्ट रूरल कौन थे, गोपाला। ठीक है, गोपाला वाज द फर्स्ट रूरल ऑफ द पाल डायनेस्टी। अब आपको यहाँ पर जो हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो पूरे एशिया में है, ठीक है, मतलब फर्स्ट पूरे इसमें फर्स्ट है। तो पाल जो है रूरल है एक धर्मपाल, ठीक है, मतलब पाल जो डायनेस्टी है उसी में एक रूरल है धर्मपाल, और इन्हीं धर्मपाल ने इसको वापस से रिवाइव करवाया था, मतलब रिवाइव्ड, या यूं कहे कि मतलब फिर से उसको स्ट्रक्चर जो था उसका टूटा तहस नहस जो था उसको फिर से उन्होंने रिस्ट्रक्चर्ड करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। और उसके साथ ही साथ इन्होंने गंगा रिवर जो है मगध के पास में क्या किया, मतलब जो गंगा रिवर गंगा के किनारे मगध में, वहां पर इन्होंने यूनिवर्सिटी भी ओपन करवाई। तो ये आप लिख सकते हैं धर्मपाल के बारे में कि भैया इन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी है तो उसको भी रिवाइव करवाया, और साथ ही साथ ही ऑल्सो फाउंड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन मगध। लिया, तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो पाल डायनेस्टी जो है वो काफी चली, 100 ईयर्स तक के चली। इनके पहले रूरल कौन थे, गोपाल थे, एंड देन इसके जो धर्मपाल थे इन्होंने भी यहाँ पर काफी प्रोग्रेस करवाई। मतलब जो देखो धर्मपाल, यहाँ से इसके बारे में आपको दो चीजें क्लियर होती है। देखो उसने क्या किया, वहां पर यूनिवर्सिटीज बनाई, एक क्या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई और एक नालंदा को रिवाइव करवाया। इट मीन कि धर्मपाल की रुचि किसमें थी, उसका इंटरेस्ट क्या था, स्टडी सेक्शन में बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब उसके बाद में आता है हमारे पास में सेकेंड वाला डायनेस्टी, कौन सी, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, पहले हमने पाल पढ़ लिया, तो गुर्जर प्रतिहार के ऊपर बात करें तो ये पूरे वेस्टर्न इंडिया और जो अपर गंगटिक वैली है तो ये इतने वाले एरिया में फैला हुआ था। कौन सा, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो इतने वाले एरिया में ये फैला हुआ था। पहले हमने देखा था कि जो हमारा पाल सॉरी डायनेस्टी है वो आपके बिहार और बंगाल वाले एरिया को कवर कर रहा था, और ये वाला जो है पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया को या अपर गंगेटिक वैली जो है इसको कवर करता है। और वो भी कहाँ तक है, मिडिल 10th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 10th सेंचुरी। तो 8th से 9th तक के किसने काम किया, वहां पर पाल डायनेस्टी था। एंड देन उसके बाद में आता है गुर्जर प्रतिहार, तो प्रतिहार को ही गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। अब जो प्रतिहार है, तो जितने प्रतिहार आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन कैन बी ट्रेक्ड बैक ऑफ गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान। अब इनको गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है, हो सकता है आपको इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो गुर्जर प्रतिहार इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो ओरिजिन है ऐसा माना जाता है कि वो कहाँ पर है, गुजरात और जो वेस्टर्न राजस्थान है इसके है ना, यहाँ पर जो है ट्रैक किया गया, ट्रैक बैक टू गुजरात टू और नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पर इनका ओरिजिन जो है वो ट्रेस्ड किया गया। अब यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें, द मोस्ट पावरफुल रूरल एंड द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी वाज द किंग भोज। ठीक है, मतलब इस जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये गुर्जर प्रतिहार जो साम्राज्य डायनेस्टी थी, तो उसका सबसे ज्यादा पावरफुल जो किंगडम था, किंग था, वो कौन था, भोज। या देखो ये जो पावरफुल रूरल तो था ही था, इवन वो फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी भी था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिहार डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर, और अगर आप पाल डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे तो उसका कौन है, गो तो वो है, मतलब हर जगह आपको उसके जो फाउंडर है उसके नाम भी याद रखना है, और वहां का जो स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल रूरल है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन रखनी है। अगर हम बात करते हैं चौहान की, ठीक है, अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट वाला जो किंगडम जो है या डायनेस्टी है, वो आती है हमारे पास में चौहान की। तो ये राजपूत थे, मतलब ये मतलब चौहान की बात करें तो ये काइंड ऑफ या पार्ट ऑफ जो है वो एक तरीके के राजपूत है जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के ऊपर राज किया था। ठीक है, अब दिल्ली वाला ये सेक्शन आ जाता है, अजमेर यही इस वाले सेक्शन से ले ले। तो दिल्ली और अजमेर पे मतलब कौन रूल करता है, चौहान्स। ठीक है, द चाहमन्स और चौहान वाज अनदर ग्रुप ऑफ राजपूत हु रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ दिल्ली और अजमेर। ठीक है, एंड अजमेर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जितने भी लोग थे ये आपस में लड़ा करते थे। ठीक है, मतलब एक दूसरे से लड़ने का काम ही होता था। दे फाउट विद अदर रूरल्स एंड द रीजन लाइक बी चालुक्य और ऑफ गुजरात। ठीक है, अब मतलब ये वाला तो था। एक बात ये कि इन लोगों ने मिलकर के किसी सामने वाले से फाइट नहीं किया, ये लोग आपस में ही इतने बिजी थे, और इसी बिजीनेस, ये जो फाइट आपस में चल रही थी ना, कि इसी का फायदा उठा करके क्या होता था कि बाहर के जो लोग हैं, जैसे जो टर्कीज थे, जो उन्होंने हमारे इंडिया
इंडिया पर अटैक किया और वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में एंटर हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये उठाया जाता है क्योंकि हमारे पास अपनी यूनिटी तो थी नहीं, हम आपस में फाइट कर रहे हैं, तो सामने वाले ने फायदा उठा करके वो एंटर करता है और वो हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसका। ठीक है, अभी आपस में फाइट किए जा रहे हैं, इसमें बिजी है। अब एक गुजरात के चालुक्य भी थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो फेमस चौहान थे, मतलब रूरल जो है चौहान वंश की अगर बात करें, चौहान डायनेस्टी की बात करें तो वहां से बिलोंग करते हैं पृथ्वीराज चौहान। और आपको अभी याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एक पढ़ी थी क्या, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो जो लिखी हुई थी, जो इनके टाइम की हमारे हमें जो अकाउंट्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्हीं के टाइम में ये क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी है इन्होंने इसे 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें इसे हराया था। ठीक है, डिफीटेड द अफगान रूरल मोहम्मद गौरी। ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौरी से ही 1992 में ये हार भी जाते हैं। मतलब इनकी बहादुरी के चर्चे तो हम हमारे जो हिंदी टेक्स्ट है उसमें भी पढ़ते ही है। ठीक है, और इनके इनके वॉर्स के बारे में बात करें तो इन्होंने पहले मोहम्मद गौरी को 1991 में हरा दिया था एंड देन 1992 में वो उनसे हार जाते हैं। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में, देखो हमने यहाँ पर अभी तक लिए कौन कौन से, पाल, ठीक है, राष्ट्रकूट अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमने पाल पढ़ा, उसके बाद में एक, सॉरी मैं भी भूल चुकी हूँ, और यहाँ पर फिर हमने एक पढ़ा चौहान, ठीक है, प्रतिहार पढ़ा था, ओके, गुर्जर प्रतिहार, ओके, ये हमने एक पढ़ा प्रतिहार, एक पढ़ा हमने पाल। और अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट नंबर जो कि है कौन, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है वो फाउंड की जाती है दंती दुर्ग के आसपास में, और जो कि 753 एडी के बीच में हमें मिलती है। मतलब अगर हम बात करें कि राष्ट्रकूट एम्पायर जो है वो कहाँ पर मिले, तो वॉज फाउंड बाय दंती दुर्ग इन, ठीक है, द राजपूत डायनेस्टी was found by Danti Durg in 1753। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी दंती दुर्ग से। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है, ये राष्ट्रकूट वंश जो है इसकी स्थापना की थी। ये उसके फाउंडर थे इन 1753। ठीक है, बार बार मेरा 19 आ जाता है। तो 1753 में राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है उसको किसने बसाया था, दंती दुर्ग ने, और मरखेड़ के आसपास इन्होंने उसकी जो है कैपिटल रखी। ठीक है, अब ये जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहीं से हमारा जो क्या कहना चाहिए, जो इस्लामिक रूरल्स होते हैं, मुस्लिम ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है उसकी पूरी की पूरा जो पावर, मतलब जो सत्ता है वो यहाँ के छोटे छोटे जो रीजनल किंगडम्स है उनके पास में थी। ठीक है, मतलब इंडिया एक साथ में नहीं बंधा हुआ था। ठीक है, मतलब जैसे हम इंडिया को बोलते हैं ना कि आज हमारा पूरा इंडिया एक साथ में है, हमारे पास 28 स्टेट और जो टेरिटरीज है वो एक साथ बंधी हुई है, तब नहीं थी। ठीक है, तो ये सब इनके पास में था। तो राष्ट्रकूट का जो ये है जो डायनेस्टी है, तो यहाँ से जो मुस्लिम ट्रेडर्स है उनको परमिशन मिलती है कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। और जब वो इंडिया में ट्रेड करने आते हैं तो भाई वो यहीं पर बस जाते हैं। मतलब धीरे धीरे, जैसे कि हम लोग ब्रिटिशर्स में पढ़ेंगे आगे चल के कि कैसे वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए थे, देन उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही ये जो है महाशय दंती दुर्ग वो उनको परमिशन देते हैं। एक सेकेंड, ये लोग एक मिनट, सॉरी अब मैं बोलती हूँ। हाँ, तो ये उन्हें अलाउड करते हैं किसके लिए, कि यहाँ पर जो मुस्लिम है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो परमिशन देते हैं कि यहाँ पर आप सेटल हो सकते हो। ट्रेड टू सेटल मतलब सिर्फ ट्रेड के लिए सेटल होना है, और उन्हें परमिट इस्लाम टू बी प्रीच्ड इन देयर डोमिनेंट। ठीक है, वो यहाँ पर उनको ट्रेड करने की परमिशन भी दे देते हैं और थोड़ा टाइम बसने की भी देते हैं। दीज टॉलरेंट पॉलिसी हेल्प टू प्रमोट फॉरेन्स, एक सेकेंड, फॉरेनर ट्रेड विच इनरीच्ड द राष्ट्रकूट। अब जो राष्ट्रकूट होते हैं तो ये राष्ट्रकूट क्या करते हैं, इनको यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं। द राष्ट्रकूट अलाउड द मुस्लिम ट्रेडर टू सेटल एंड परमिट इस्लाम टू बी प्रीच्ड इन द डोमिनियन। दीज टॉलरेंट पॉलिसी हेल्प टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड विच इनरीच्ड द राष्ट्रकूट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्होंने इनको सिर्फ मुस्लिम को परमिशन दे दी, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो पॉलिसी है वो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करती है कि और जितने पॉलिसीज है, मतलब वो इंडिया आते हैं, वो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के साथ साथ उन्हें इंडिया इतना अच्छा लग जाता है कि वो इंडिया में ही रह लेते हैं। दे वर रिलीजियसली टॉलरेटेड एंड सपोर्टेड वैष्णविज्म, शैविज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, फिर जो शंकर भगवान है इसकी भी कर रहे हो, साथ ही साथ ये जैनिज्म को भी फॉलो कर रहे होते हैं।
ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में क्या होता है, दे ऑल्सो रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड द इस्लाम। अब साथ में यहाँ के जो राष्ट्रकूट वाले जो लोग हैं, जो डायनेस्टीज है, वो ना सिर्फ विष्णु, शिव और जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस्लाम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के इस्लाम को प्रोटेक्ट करना और रिस्पेक्ट करना इतना ज्यादा हो जाएगा कि बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ शिव एट एलोरा was built by the Rashtrakoot. These empire often fought among themselves. These led to frequent rise and fall of the various kingdom. अब यहाँ से ये शुरुआत होती है। जैसे एलोरा का जो शिव टेम्पल है, यहाँ का सबसे बड़ा क्या है, सबूत है कि शैविज्म को भी यहाँ पर माना गया था। ठीक है। जो विष्णु शैव भक्ति होती है, विष्णुज्म है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे फॉलो किया गया। तो एलोरा का टेम्पल इस बात का गवाह देता है। लेकिन यही वो समय था जहाँ पे क्या होता है कि इन सारे जो वेरियस किंगडम्स है वो खत्म होने लगते हैं और यहाँ से इस्लाम जो है वो धीरे धीरे होना जो है आना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये मतलब इस टाइम की क्या कहना चाहिए खासियत है राष्ट्रकूट वाले केस में। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूरल्स होते हैं जो कोई ना कोई टाइटल को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि वो महाराजा धीराज है ना, देव टाइप की कोई बहुत सारी उपाधियां जो है वो ले लिया करते थे। ठीक है। तो ये जो किंगडम्स है, तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने आप की तारीफ करने के लिए कोई ना कोई जो है ऐसे क्या कहना चाहिए उपाधियां जो है, टाइटल्स जो है वो अडॉप्ट कर लिया करते थे। और फिर क्या है, हाँ, बट दे ऑफ्टन हैड टू शेयर पावर विद देयर सामंत एंड सबऑर्डिनेट। अब इन्होंने यहाँ पर ये जो उपाधियां है, ये जो टाइटल्स है, ये तो लेते हैं, बट इसके साथ साथ में इनकी जो पावर्स होती है वो उनके सामंत और जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो इनके अंडर होते हैं, तो इनके साथ में भी ये लोग क्या करते हैं, अपनी पावर्स को शेयर करते हैं। अब जो सामंत है वो कौन होते हैं? सामंत वर गिवन अ पोर्शन ऑफ लैंड बाय किंग्स एंड इन रिटर्न दे गेव गिफ्ट टू द king and gave them military support in the time of war. देखो, सामंत की आपको यहाँ पर दो डेफिनेशन मिलेंगी। ठीक है। एक डेफिनेशन वो मिलेंगी जो कह रहे हैं कि सामंत वो लोग होते हैं जो मतलब सामंत वर गिवन अ पोर्शन ऑफ लैंड बाय द किंग। ठीक है। मतलब जो किंग्स होते हैं वो उनको एक लैंड का पोर्शन देते हैं और रिटर्न में ये लोग क्या करते हैं, जो सामंत होते हैं वो उनको गिफ्ट्स देते हैं एज अ टैक्स, एज अ गिफ्ट, मतलब कोई भी जो है सामान है वो देते हैं। और जब वॉर का टाइम आता है तो वो उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई हमारे पास में सामंत की। अनादर डेफिनेशन क्या कहती है सामंत की, कि जब जो रूरल है या जो किंग है उसके साथ में, ठीक है, उसके साथ में वो जो सामंत है वो हारा हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, कोई ना कोई युद्ध हुआ है और उसके बीच में सामंत जब वो हार जाता है, वो गिव अप कर देता है। सिंपली वो गिव अप कर देता है कि भाई आप जीते मैं हारा, आप ज्यादा पावरफुल है मैं नहीं हूँ। तो क्या करते हैं किंग, क्या करते हैं कि उन्हें पूरा अरेस्ट ना करके मारना, मतलब उसमें फिनिश ना करके क्या करते हैं ये लोग कि आप वो उसे अपने अंडर में रखता है कि ठीक है, तुम इतने जो एरिया है इसके ऊपर तुम राज कर रहे हो, लेकिन तुम्हें टाइम टू टाइम मुझे गिफ्ट भेजना पड़ेगा, टैक्स भेजना पड़ेगा, और जब मेरी कंडीशन आएंगी वॉर वाली तो मुझे मिलिट्री सपोर्ट भी तुम करने वाले हो, है ना। कुल मिला के यही है। तो एक सामंत जो अपॉइंटेड है और एक सामंत जो हारा हुआ है। इन दिस स्टेट द किंग कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स, आर्टिशियन एंड ट्रेडर्स। द किंग यूज्ड टू रिसोर्सेज टू मेंटेन हिज आर्मी एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स एंड टेम्पल्स। अब बात आती है इकोनॉमिकली हेल्प की, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि मिडाइवल पीरियड में भी जो इकोनॉमी अरेंजमेंट होता था वो कैसा होता था। तो यहाँ पर भी जो किंग्स हुआ करते थे वो इनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, मतलब जो आर्टिशियंस है, ट्रेडर्स है, पीशियंस है, इन सब से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और ये वाला जो पैसा है तो ये इसको कहाँ यूज करते थे, एक तो उसकी आर्मी को मैनेज करने में, उसको मेंटेन करने में, क्योंकि आर्मी को पेमेंट तो करनी है, उनके पूरे शान शौकत का ख्याल रखना हुआ करता था। और जो कंस्ट्रक्शंस होते थे ऑफ फोर्ट्स एंड टेम्पल्स, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी तरक्की कर रहा था, तो इन सब कामों में भी पैसा लगता था। तो जो किंग है वो ये पैसा वहां पर भी यूज किया करता था। अब बात करते हैं इस टाइम के सोर्सेस के ऊपर कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो हमारे पास में एक सबसे बड़ा सोर्स है प्रशस्ति। प्रशस्ति आपको पता होगा कि प्रशस्ति जो है हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो प्रशस्ति का मतलब होता है एक तरीके से कि प्रेज, ठीक है। जो किंग्स हुआ करते थे तो उनको प्रेज करना, उनकी तारीफें करना, जो भी उनके अच्छे अचीवमेंट्स हुआ करते थे, जहाँ पे भी उनकी मतलब क्या विनिंग हुआ करती थी, तो उन चीजों को वहाँ के जो स्कॉलर्स होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, तो
उनके द्वारा उसको रिटर्न किया जाता था। आपको एक प्रशस्ति याद होगी, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि किसके रिगार्डिंग है, समुद्रगुप्त के लिए, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में इंडिकेट करती है, समुद्रगुप्त की जितने भी मिलिट्री अचीवमेंट्स हुए थे उस टाइम में, तो उसके बारे में इंडिकेट करती है कि समुद्रगुप्त ने यहाँ पर इसमें विजय पाई। वो 5 आपको पता भी होंगे, 5 एरियाज जहाँ पर उसने अपने आप को जीता था, वो कभी हारा भी नहीं था। तो ये सारी डिटेल हमें कौन देता है, प्रयाग प्रशस्ति। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी प्रशस्तिज है जो वहाँ के न्यू किंग एंड किंगडम्स के बारे में बात करती है, और ये किसके द्वारा लिखी होती थी, रिटन बाय द ब्राह्मण्स, ठीक है। प्रशस्ति दिस प्रशस्ति प्रेज दीज न्यू किंग्स एंड ग्लोरीफाई देयर क्वालिटी स्पेशली देयर मिलिट्री अचीवमेंट। तो ये इनके बारे में बताती थी, उनकी जो क्वालिटीज होती थी उसे ग्लोरीफाई करती थी, और स्पेशली उनके जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हुआ करते थे, तो ये प्रशस्ति उसे भी इंडिकेट करती है या उसकी तारीफ करती है। अब हम बात करते हैं एक स्ट्रगल की, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल है और आपको पता होना चाहिए। ये कन्नौज का स्ट्रगल है। यहाँ पर 3 लोग रहा करते हैं, ठीक है। एक तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। तो हमने बात की थी कि अभी तक के हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो जितने भी किंगडम्स हुआ करते थे ये आपस में ही लड़ लिया करते थे, ठीक है, ना कि एक यूनिटी बना करके बाहर अटैक करने जाते थे। अगर ये बाहर जाते तो शायद हमारे पास हमारे एरिया में बहुत सारी चीजें होती, लेकिन क्या हुआ कि इनकी वीकनेस के कारण दूसरे लोग आकर के इंडिया में राज करके चले जाते हैं। तो जब हर्षवर्धन, since the days of Harshvardhan Vardhana, Kannauj was considered the symbol of power and sovereignty of North India, ठीक है, मतलब जो सॉवर्टी और पावर के लिए पावर का सिंबल हुआ करता था भाई कन्नौज, ठीक है। अब पोजीशन विच दिल्ली was acquired later, control of Kannauj also impeded the control of the fertile upper Gangetic Valley and its rich resources in trade and agriculture। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हर्षवर्धन का टाइम होता था तो कन्नौज जो है वो सिंबल ऑफ पावर एंड सॉवर्टी के नाम से जाना जाता था इन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की जो सिंबल है पावर ऑफ सॉवर्टी, उसके हिसाब से। अब जो दिल्ली था अपोजिशन, बाद में अपोजिशन विच दिल्ली वाज टू एक्वायर लेटर, दिल्ली को बाद में मिली, ठीक है। अब जो कन्नौज था उस पर कंट्रोल करने का मतलब क्या था कि जो गंगटिक वैली है उसके पास में जितनी भी उपजाऊ जमीन है, जो फर्टाइल अपर ऑफ गंगटिक वैली है, उसको अपने अंदर लेना, क्योंकि भाई वो बहुत सारे रिसोर्सेज से रिच थी, ठीक है। वो मतलब ट्रेड और एग्रीकल्चर से भी बहुत बेनिफिशियल थी। अगर आप इसे ले रहे हो तो मतलब वहां पे ट्रेड भी बहुत अच्छा होने वाला है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, वो फर्टाइल है, उसके पास बहुत अच्छी उपज हो सकती है उस जमीन के ऊपर। तो इस जमीन को पाने के लिए, इस गंगटिक वैली वाले पोर्शन को कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में लेने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में भाई बहुत ज्यादा फाइट होती है। और ये फाइट का रिजल्ट ये होता है कि ये जो है तीनों अपने आप को वीक कर देते हैं। और ये जो स्ट्रगल होता है इसको क्या, ट्रीपर्टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। आई एम सॉरी इफ आई कांट प्रोनाउंस इट, ट्रीपर्टाइट, ओके, स्ट्रगल, ठीक है। दीज स्ट्रगल वीक्ड ऑल द 3 डायनेस्टीज। अब ये जो स्ट्रगल होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक दूसरे के साथ में युद्ध करोगे, आप एक दूसरे को compete करोगे, तो आपको रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। आपकी आर्मी पावर है वो वीक होंगी, यहाँ पर बहुत सारे आर्मी लगेंगे। आपको पैसा भी बहुत ज्यादा लगना है, ताकि इकोनॉमी भी खत्म होने वाली, आपकी स्टेट के ऊपर भी पड़ने वाला है। इन शॉर्ट की ये तीनों जो है अपने आप को वीक कर लेते हैं आपस में ही लड़ करके, ठीक है। इनने ऐसा नहीं किया कि आपस में कोई एग्रीमेंट साइन कर ले और ये वाला जो एरिया है इसका बेनिफिट तीनों जो है वो शेयर कर ले, ठीक है। इन्होंने ये प्लान नहीं बनाया, इन्होंने आपस में, इन्हें एकमेव अधिकार चाहिए था, ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंटली सब खुद इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। तो इस बीच में इन्होंने अपने आप को वीक कर दिया, जिसका फायदा दूसरों ने उठा लिया। अब हम बात करते हैं राजपूतों के ऊपर। तो भाई राजपूत जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मिडाइवल इंडिया में। अगर फिर राजपूतों की बात करें कि ये राजपूत कहाँ से बिलोंग करते थे, तो राजपूत जो है वो इंडिया के अलग अलग, जो नॉर्थन इंडिया था वहां पे अलग अलग एरिया में इनकी अपनी अपनी क्या ग्रुप्स बटे हुए थे। जैसे परमार जो है वो मालवा के परमार थे। अजमेर की बात करें तो वहां पर चौहान बसे हुए थे। मतलब राजपूत में अलग अलग जो है सब कास्ट जो है वो डिवाइड थी, ठीक है। तो इसमें से एक जो थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, चौहान, जो कि मालवा में थे। सॉरी, परमार जो है वो मालवा के थे, है ना। परमार वंश इन मालवा हम पढ़ते हैं, अभी हम एमपी के रिगार्डिंग भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अजमेर की बात करें तो अजमेर में कौन थे, चौहान थे, ठीक है। फिर कन्नौज में कौन थे, गढ़वाड़ जो है वो कन्नौज से बिलोंग करते थे, और चालुक्य जो है वो गुजरात से, और तोमर जो है वो दिल्ली से। तो राजपूत जो है वो अलग अलग
पॉइंट में बटे हुए थे, ठीक है, किसी एक में नहीं थे। तो नॉर्थन इंडिया में अलग अलग पार्ट में थे और इनके भी अलग अलग क्या है, उन्होंने अपने आप को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो मालवा में जो रहते थे वो अपने आप को परमार कहते थे, जो अजमेर में रहते थे वो अपने आप को चौहान कहते थे, कन्नौज में थे वो अपने आप को गढ़वाल कहते थे, जो गुजरात में है वो चालुक्य, और जो तोमर है वो दिल्ली में बसे हुए थे, तो दिल्ली वाले अपने आप को तोमर कह करके पुकारते थे। तो राजपूत जो है जो राजपूत है, अब इनको हटाने में किसका काम रहा? देखो, जो कुषाण थे, शक थे, हूंस थे, गुजरात एंड गोंड्स, ये सारे लोग थे जो इनको डिस्क्रेडिट करते रहते थे, ठीक है। अब इसके बाद में ये जितने राजपूत के जो हमने टाइप्स बताए ना, जो किंगडम्स होते थे, तो ये कभी साथ में रह के काम नहीं करते थे, ये आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक है। इन्होंने कभी भी एक दूसरे से हाथ मिलाया ही नहीं, ठीक है, मतलब एक साथ मिलकर के किसी और के ऊपर अटैक करने का नहीं सोचा, बल्कि ये आपस में ही अपने अधिकार पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे और कभी हाथ नहीं मिलाया। सेम लाइन वही रिपीट करूंगी कि इसी का फल ये था कि इन लोगों के ऊपर दूसरों ने अधिकार किया। अब ये जो राजपूत है, तो ये जो है ये छोटे छोटे क्लेन्स में ऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है, मतलब जो राजपूत वर ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिफरेंट क्लेस, तो ये क्लेस में ऑर्गेनाइज थे और इनका जो भाईचारा था, जो इक्वालिटी थी, वो उस क्लेन के अंदर ही होती थी। मतलब जितने भी राइट्स मिलने हैं, जितना लाड़ प्यार होने वाला है, तो सिर्फ इस क्लेन के लोगों को ही मिलेगा, दूसरे क्लेन के लोगों का इसमें कोई वो नहीं है, इनसे इनकी दुश्मनी चलती थी, ठीक है। इनका जो भी है, जो भी लाड़ प्यार दुलार ममता जो है, वो सिर्फ इसी क्लेन के अंदर रहने वाली है, ये दूसरों के साथ में इनका कोई वो ही नहीं होता था, ठीक है, इनके साथ तालमेल नहीं बैठते थे, इनके साथ उनकी फाइट हुआ करती थी। भाई वहां की इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ले, फिर स्लाइड चेंज हो। द राजपूत वर ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिफरेंटली, देयर वाज ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी अमंग द क्लेन मेंबर, एट द सेम टाइम दे वर बिजी इन फाइटिंग विद द मेंबर ऑफ द अदर क्लेन, ठीक है। इसी टाइम में जब वो एक ग्रुप में, उनके साथ में भाईचारा है, इक्वालिटी है, ब्रदरहुड है, तो उसके साथ में रह रहे हैं, और सेम टाइम में वो क्या कर रहे हैं, दूसरे जो क्लेन है उसके साथ में, क्लेन्स है उसके लोगों के साथ में ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी वर वेस्टेड इन दीज फाइट। भाई ऑब्वियसली होनी ही है, जितने रिसोर्सेज थे वो भी वेस्ट होते थे, एनर्जी है वो भी वेस्ट होती थी, और बस हाथ मलते रोते यहाँ पर बैठ जाते थे। जो राजपूत है वो अपने आप को क्षत्रिय भी कहते थे, ठीक है। जो राजपूत वर कंसिडर्ड टू बी द क्षत्रिय, मतलब जो पहले की 4 कास्ट हम लोगों ने पढ़ी थी ना, तो सेकंड कास्ट से ये अपने आप को बिलोंग समझते थे कि जो क्षत्रिय फैमिली है यहाँ से लोग बिलोंग करते हैं। और जो फिर उसके बाद में भी इन्होंने अपने आप को 2 इसमें डिवाइड किया, ठीक है, 2 वंश में, एक तो चंद्रवंशी और दूसरा है सूर्यवंशी, ठीक है, बिलोंगिंग टू मून्स फैमिली एंड सन्स फैमिली रिलेटिवली। तो चंद्र फैमिली से कौन बिलोंग करने वाला है? मून्स फैमिली से चंद्रवंशी, और जो सूर्य की फैमिली है उससे ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। तो ये 2 सरनेम जो है वो यहाँ से बनते हैं। दे गेव रिच डोनेशन एंड लैंड ग्रांट टू द टेम्पल एंड ब्राह्मण्स। द तोमर एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ दिल्लिका, टुडेज दिल्लिका, दिल्ली, ओके। तो जो दिल्लिका है उस टाइम जो कहा जाता है वो आज की दिल्ली है, और ये लोग मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा जो रिच डोनेशन है वो दिया करते थे, मतलब ज्यादा अमाउंट में पैसा, जमीन जो है ये ब्राह्मणों को दिया करते थे मंदिर बनाने के लिए, और इसके बदले में ये लोग क्या करते थे, इनके लिए प्रार्थनाएं करते थे, हवन कराते थे, इनके लिए जो प्रेयर होती है ना, इनके ब्याह पे जो पूजा पाठ होती थी, तो ये काम वो ब्राह्मण कराने का करते थे। Meanwhile, the other clan also began establish new kingdom। जो बाकी जो दूसरे क्लेन थे वो भी अपना नया किंगडम बनाने में बिजी थे। अब हम पढ़ने वाले हैं पेनिसुलर इंडिया के, इसमें वहां पर कौन कौन से जो किंगडम्स है वो स्टैब्लिश थे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। आई होप आपको अब तक के जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे कांची के पल्लव्स, ठीक है, मतलब अभी तक हमने राष्ट्रकूट पढ़ लिए, पाल पढ़ लिए, प्रतिहार पढ़ लिए, राजपूत पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पल्लव ऑफ कांची। द पल्लव डायनेस्टी रूल्ड पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, कर्नाटका वाला एरिया है, तमिलनाडु वाला जो रीजन है, तो इन सारे जगह कौन बसे हुए थे? पल्लव बसे हुए थे, ठीक है। इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो कांचीपुरम, ये जो कांची है वहां पर लेकर के चले जाते हैं, और इनकी जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ में रहती है? मतलब इनके वो जो साउथ ईस्ट इंडिया है, एशिया है, उसके साथ में भी, तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ में इनका रिलेशन बसा हुआ है। उसके साथ ही साथ ये जो चाइना है इनके साथ में भी इनके जो ट्रेड वाले जो रिलेशनशिप है वो इसके साथ एस्टैब्लिश थे। फिर क्या होता है कि इनके इनके जो वॉर्स है वो किसके साथ होते हैं? चालुक्य,
ठीक है। चालुक्य के बारे में आपने पढ़ा है, चोल चालुक्य है ना, परमा, तो इनके साथ में क्या होता है कि जो चालुक्य है और उसके साथ में जो इनकी जो नेबरिंग पावर्स होती है, जो आसपास जो और दूसरे किंगडम्स जो बसे हुए हैं, तो इनके साथ में इनके कंटिन्यू जो है वो फ्रिक्वेंटली वॉर्स चलते रहते हैं। और वॉर चलने का मतलब है कि वो अपने रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इससे अपने आप को क्या कर लेते हैं, वीक कर लेते हैं। और 9th सेंचुरी के एंड तक के इनका जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाता है, या उनका जो रूल है, पल्लव रूल जो है वो खत्म होने की कगार पर आ जाता है इस तक के। तो मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम तक के तो काम नहीं करते हैं। मतलब देखो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो कर्नाटका है वो वाले रीजन में इन्होंने यहाँ तक के काम किया। देखो, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका और तमिलनाडु, इतने एरिया में यहाँ पर इन लोगों का पल्लव वंश रहता है। लेकिन चालुक्यों के साथ में और जो दूसरा डायनेस्टी पावर्स है, उनके जो नेबरिंग पावर्स है, इनके साथ में इनके रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो इसके साथ ही 9th सेंचुरी तक के ये अपने आप को खत्म कर देते हैं। अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करें तो एज ऑलवेज जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है वो कौन होता है, किंग होता है। जो पूरी गवर्नमेंट है उसको हेड करने वाला किंग होता है। लेकिन इसके साथ में बहुत सारे चीफ लोग जो होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस होती है, 1 मिनट में कुछ बहके शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, 1 मिनट। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, देखो जो इसका किंगडम है उसका हेड कौन होता है, वो होता है किंग। ठीक है, अब हेड कौन है, किंग है। तो जितने भी लीडर वाले काम करने हैं वो कौन करेगा, किंग करेगा। ठीक है, जो कमांडरिंग है, जो चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस है, उसका भी हेड कौन होगा, किंग ही होगा। मतलब ये जो आर्मी फोर्सेस है इनको भी कौन करने वाला है, लीड कौन करने वाला है, किंग ही करेगा। किंग उस टाइम के क्या होते थे, जो रूरल होते थे वो हाई साउंडिंग टाइटल जो है अपने आप को लिया करते थे। त्रिभुवन चक्रधार है ना, जो मतलब तीनों लोगों का जो स्वामी है वो महाराजा धीराज है ना, किंग ऑफ द किंग्स, मतलब राजाओं का भी राजा है। इस टाइप के बड़े बड़े टाइटल्स जो है वो अपने आप के लिए लिया करता था। ठीक है, तो इससे दो क्लियर हो गई कि हेड कौन है, किंग है, और जो बाकी आर्मी फोर्सेस है, जो कमांडरिंग का काम करता है वो भी किंग ही करता है। और इन्होंने अपने आप को बड़े बड़े टाइटल भी दे रखे हुए थे। अब किंग हेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ही जो साम्राज्य को अकेले, एम्पायर को अकेले हैंडल कर ले। तो इसने भी अपने अपने जो छोटे छोटे क्या कहना चाहिए डिपार्टमेंट है, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को हायर कर रखा हुआ था ना। तो वेरियस ऑफिशियल देयर वर ऑफ्टन कंसल्टेड एंड देयर एडवाइस वाज एक्सेप्टेड बाय द रूरल, की बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो इसको एडवाइस किया करते थे और रूरल उनकी एडवाइस को फॉलो भी करता था, क्योंकि अकेले इतने सारे काम करना जो है अपने बस की बात तो है नहीं। तो इनके ऑफिसर्स में कौन कौन से मतलब मेन लोग रहा करते थे, सामंत की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, रेवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति, ट्रेजरर, चीफ जस्टिस एंड पुरोहित, इतने सारे लोगों के साथ में मिलकर के ये अपने एम्पायर को रन करता था। ठीक है, क्योंकि अकेले तो कर नहीं सकते हैं, तो सारे लोग मिलकर के इसके साथ में, जैसे रेवेन्यू मिनिस्टर है तो वो टैक्स कलेक्शन का काम करेगा। ठीक है, चीफ जस्टिस है तो जितने भी जस्टिस से रिलेटेड काम होंगे तो वो चीफ जस्टिस करता था। फिर उसके अंदर पुरोहित, मतलब जितने भी काम वगैरह ना, मतलब रिलेटेड टू रिलीजन और गॉड, तो ये सारे काम पुरोहित देखता था। दीज फंक्शनरीज वर रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। अब ये वाले सारे जो फंक्शनरीज है तो वहाँ की जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज है वहां से रिलेटेड होती थी। और कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते थे कि जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो काम करते हुए चलते थे। अब सामंत कौन होते थे, मैंने आपको शुरू में ही 2 डेफिनेशन बताई थी सामंत की, कि एक सामंत वो जो कि राजा से हार चुका हो, तो वो अपना जो टेरिटरी है वो उसको रिटर्न, मतलब जो राजा है वो उसकी टेरिटरी उसको रिटर्न कर देता है। लेकिन उसके बदले में ये कंडीशन रखता है कि वो उसको टाइम टू टाइम क्या करेगा, उसको गिफ्ट्स प्रेजेंट करेगा, उसको आर्मी फोर्स भी जो है वो टाइम आने पर उसको हेल्प करने के लिए आर्मी फोर्स भी भेजने वाला है, आर्मी पावर देगा। और दूसरे सामंत वो जिसके पास में एक बड़ी भूमि का मतलब एक बड़ा लैंड हो, और वो लैंड से वो टैक्स कलेक्ट करेगा और गिफ्ट भी भेजा करता है राजा को। सामंत वर, ठीक है, डेफिनेशन तो बता दी। सामंत पेड ट्रिब्यूट एंड सप्लाइड अ contingent of troopers whenever needed. He attended the royal court and gift and presents. Very often the Samant were not loyal and always ready to declare their independence. Big landlord or warrior chief were also called सामंत। जो बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे, वो भी अपने आप को सामंत ही कहते हैं। और यही डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जो सामंत होता है वो हर वक्त आपके साथ में
लॉयल नहीं होता है कि मैं आपके लिए इतना ईमानदार हूँ। भाई डिपेंड करता है कि कब वो अपनी जो आज़ादी है वो राजा को बता दे कि भाई मैं आपसे फ्री हो चुका हूँ, मैं आपको कोई गिफ्ट वगैरह नहीं भेजूंगा और मैं आपके कोर्ट में भी अपनी अटेंडेंस जो है वो नहीं लगाऊंगा। और इस कंडीशन में क्रिएट होता है वहां पर क्या, युद्ध। ठीक है, कि भाई उसने कैसे मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की, चलो अब युद्ध किया जाए, है ना। The king had to maintain law and order in the state and look after the welfare of the people. He had to lead the army in the times of war. जो किंग होता था उसे अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना होता था, पीपल्स में, है ना, आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और वो क्या करता था, टाइम टू टाइम, मतलब दे ही हैड टू लीड द आर्मी इन द टाइम ऑफ वॉर। जब वॉर होता था तब वो अपनी आर्मी को भी यूनिट करता था, मतलब वहां पर क्या होता है, अगर उसके पास आर्मी की कमी पड़ रही है तो उसी टाइम में वो आर्मी भी स्टैब्लिश करता था। हालांकि उस टाइम तक ये फैसिलिटी हो चुकी थी कि मतलब एक परमानेंट जो आर्मी है वो रखी जाती थी। Then the king collected revenue and taxes from the people to fulfill his multifarious responsibilities. अब क्या है कि देखो राजा के पास में बहुत सारी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पूरी स्टेट को देखना है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलना है, आर्मी भी अरेंज करनी है। तो इसके लिए उसे रेवेन्यू मतलब क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या करता था, जो टैक्सेस और रेवेन्यूज है वो लोगों से कलेक्ट किया करता था। ठीक है, जितने भी वहां के लोग हुआ करते थे तो उनसे मतलब किसान हो गए, ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, तो इन सबसे वो रेवेन्यू और टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करता था। अब किंग जो है अपनी जमीन को किसको दान किया करता था, ब्राह्मण को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मतलब पेमेंट जो डायरेक्ट पेमेंट होती है ना कि भाई अब मैंने आपके लिए इतना काम किया तो इसके बदले में आपको मुझे पे करना होगा। तो राजा क्या करता था, वो उनको एज अ कैश सैलरी, ठीक है, मतलब कैश सैलरी की जगह वो अपनी जो जमीन है वो किसको देता था, ब्राह्मण को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जो लोकल चीफ है एंड ट्राइबल लीडर्स है, इन सबको वो जमीन दिया करता था। और इनसे क्या करता था, लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था। ठीक है, और फिर क्या करता था, जब वॉर होता था तब यहाँ से आर्मी की डिमांड भी वो इनसे कर सकता था कि भाई अब संकट की घड़ी है, चलिए अब हमें आप एक आर्मी भी प्रोवाइड कराइए। अब ब्राह्मण को राजा ने जमीन तो दे दी है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो इस जमीन के ऊपर टैक्स पे नहीं करता था। ठीक है, ब्राह्मण के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी ये थी कि इसे उस जमीन के ऊपर कोई भी टैक्स जो है, Brahman did not have to pay taxes for their lands. The land was cultivated by the laborers and they wrote account about the king and performed religious ceremony. They also brought more land under cultivation. इनकी तो जमीन है कि भाई अब राजा ने तो इसे जमीन दिया तो इसका क्या होगा, तो इसके ऊपर वो लेबर रखा करता था। ठीक है, दूसरे लेबर रखता था, वो इसके ऊपर काम करते थे, जो भी क्रॉपिंग होती थी, कल्टीवेशन करते थे। और इसके बदले में जब राजा ने जमीन दे रहा तो इसके बदले में ये लोग इसके लिए क्या करते थे, रिलीजियस सेरेमनीज जो होती थी वो सारी इसके बिहाफ पे करते थे, इनके लिए प्रे करते थे। जब आप पुराने सीरियल्स वगैरह देखेंगे तो वहां पर देखते हैं हम लोग, वो कहते हैं ना, बारिश करवाने के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जो ब्राह्मण होते थे वो यज्ञ करवाते थे, हवन करवाते थे। तो यही सारे काम जो है होते थे। मतलब वैदिक जो वेद जो राइट मतलब समझने का काम था वो सिर्फ ब्राह्मण करते थे। ठीक है, अब वेद उन्होंने पढ़े हैं, मतलब जितने भी काम करने वाले हैं, जो सेरेमनीज होने वाली है वो भी इन्हीं के द्वारा परफॉर्म की जाती थी। तो ये परफॉर्म मतलब दूसरे लोग नहीं करते थे, तो राजा लोग ये ना करके इनसे करवाते थे इनके बिहाफ पे। ठीक है, पीजेंट, हार्डर, आर्टिशियंस, ये सारे जो है इनका जो प्रोडक्शन होता था तो उसका एक पार्ट जो है वो किंग को देते थे, या तो फिर उसका जो टैक्स है वो दिया करते थे। ठीक है, और वो उसके ऊपर देवर क्लेम्ड एज अ रेंट एंड ट्रेडर्स आल्सो पेड टैक्स। जो ट्रेडर्स होते थे वो भी टैक्स जो है वो पे करते थे। अगर आप विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो विलेज वाज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता था, एक सेकेंड, ये इंडियन लोग जो है वो हटा देंगे। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता था एज कम्पेयर टू टाउन और सिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर कौन मतलब यहाँ पर लीड कौन करेगा, तो यहाँ का जो हेडमैन होता था, जो गांव का मुखिया है, वो यहाँ पर लीड करता था। वो पूरे गांव की मतलब देखभाल, जो कमिटीज होती थी, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स होंगे, तो ये सारे काम वो करता था। द विलेज हैड वेरियस कमिटीज टू लुक आफ्टर लोकल स्कूल, वाटर टैंक एंड टेम्पल एंड रोड्स। तो जितने भी ये वाले सारे काम
काम है, इसके लिए इनको देखने के लिए भी उसके पास में बहुत सारी कमिटीज हुआ करती थी जो सेपरेटली इन कामों को देखती थी। और पूरे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता था? वहां के हेडमैन या मुखिया के हाथ में। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड ऑन द एम पैटर्न टिल इंडिपेंडेंस। अब जब तक के आजादी नहीं मिलती है तब तक कि ये जो पैटर्न है एडमिनिस्ट्रेशन का वो तब तक के चला हुआ आ रहा है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है कि जो विलेज हेड है वो देख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंस मिल गई हमें और उसके बाद में हमारे पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। जैसे पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आता है, 74 आज से आ जाता है नगर पालिका वाला। तो तब तक के हमारे पास यही जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइप है वही चल रहा होता है। अब हम बात करते हैं गजनवीज के ऊपर। तो भाई ये कौन रहते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकली जो डिसयूनिटी थी, मतलब हमारी जो एकता नहीं थी, लोग आपस में लड़ रहे थे ना कि वो यूनाइटेड थे। तो इसी का फायदा उठा करके जो है बाहर के लोग जो है वो आ जाते हैं। तो 10th सेंचुरी के ऊपर बात करें तो जो टर्किश है, ठीक है, एक टर्किश होता है गजनी, मतलब एक गजनी है, ठीक है, जो अफगानिस्तान का एक पार्ट है, गजनवी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो मोहम्मद गजनी जो है, सल्तनत मोहम्मद वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द दिस डायनेस्टी। तो वो क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है, वो भी 17 बार, ठीक है, 17 बार। और उसको इनवाइट क्या करता है, जो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल डिसयूनिटी है ऑफ इंडिया इनकरेज्ड मोहम्मद टू इनवाइटेड इंडिया, ठीक है, इन्वेड इंडिया। वो इंडिया पर आक्रमण करने के लिए उसको मजबूर करता है, क्योंकि इनके पास इनकी खुद की तो कोई यूनिटी है नहीं, तो हम इनके ऊपर आक्रमण करके आसानी से इनको जीत सकते हैं। तो 100 AD टू 1000 AD से 1027 AD के बीच में वो 17 टाइम अटैक करता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। उसने बहुत सारी सिटीज के ऊपर अटैक किया, प्लेसेस के ऊपर, है ना। और स्पेशली टारगेट कौन हुआ करते थे? टेम्पल, क्योंकि टेम्पल वहाँ के बहुत रिच होते थे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ हिंदुइज्म था और हिंदुइज्म है, मतलब हमारे यहाँ के टेम्पल्स रिच है। यहाँ पर सोने की मूर्तियां हैं, सोने के मुखड़े हैं, सोने की नक्काशी की हुई है। तो टेम्पल्स को टारगेट करना बहुत ईजी भी हो जाता था। वहाँ पे ब्राह्मण ही है, वहाँ पे कोई आर्मी फोर्सेस नहीं है, तो वहां पर क्या अटैक करते थे और उन मंदिरों को लूट लिया जाता था, क्योंकि बहुत सारा धन वहीं पे छिपा हुआ होता था। 2 फेमस अटैक है यहाँ के, एक तो कन्नौज के 118 AD में, द लोटिंग ऑफ द फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात इन AD 125, है ना, 1025 में। तो यहाँ पर गुजरात में और एक कन्नौज का ये सबसे ज्यादा फेमस वाले हैं। और आपको याद रखना है कि मोहम्मद गजनवी ने कितने बार इंडिया पे अटैक किया था? तो 17 टाइम्स, ठीक है, 17 टाइम उसने अटैक किया था। जब गजनवी जो है वो अपने अगेंस्ट, कन्नौज के अगेंस्ट जो उसका कैंपेन चल रहा था, तो इस दौरान वो मथुरा और कन्नौज को भी अपने अंडर में ले लेता है, उसको लूट लेता है। मतलब वहां से भी, मतलब अंडर में नहीं लेना, इस टाइम तक के वो किसी भी एम्पायर के ऊपर राज नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ आते थे और उसको लूट करके चले जाते थे, ठीक है। तो इसने सोमनाथ के जो मंदिर है उसके ऊपर भी, मतलब वहां से भी इसने बहुत सारी चीजों को लूटा, बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा वैसा कमाया। और जब इतना सारा पैसा वैसा कमा के निकलने लगा, तो इसने क्या किया, अपनी जो राजधानी है, जो कैपिटल है गजनी, ठीक है, उसको एस्टेब्लिश करने में वो सारा जो पैसा था, जो उसने इंडिया से, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी वेल्थ था, वो सारा जो इंडिया से लेकर के आया था, तो उसको यूज किया इसने अपनी कैपिटल गजनी को बनाने के लिए, ठीक है। मतलब उसने उसको और बिल्ड किया, स्ट्रॉन्ग किया। तो इस तरीके से उसने जितना भी धन आया था, जितनी भी प्रॉपर्टी और वेल्थ आया था, तो उस सारे का यूज उसने अपनी कैपिटल को एस्टैब्लिश करने में लगा दिया। तो इससे एक बात क्लियर है कि भैया जब गजनी ने अटैक किया था 70 टाइम, तो हमारे यहाँ से बहुत सारी ऐसी वेल्थ चीजें थी जो कि जा चुकी थी, ठीक है। मतलब मंदिरों को लूटा था, मंदिरों में बहुत ही, मतलब क्या कहना, प्रीशियस मूर्तियां रखी हुई थी, बहुत ज्यादा। उसमें स्टोन वर्क था, गोल्ड, मतलब जो भी एकदम हाईली रेपुटेटेड वहाँ के इतने बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे, तो वो अपने हिसाब से, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो क्या कहना चाहिए, चित्रकारियां करते थे। और वो चित्रकारी भी बहुत ही हाईली रेटेड हुआ करती थी।
ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां से लूट करके लेके जाता था और उसने कन्नौज को स्टैब्लिश करने में ये सारी चीजें लगा दी। अब भाई आपके पास में इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है इतनी सारी कि गजनी ऐसे आया था, इसने ये काम किया, इतनी लूट की, यहाँ से इतना पैसा ले गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अलबरूनी की, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक फॉरेनर था, उसका जो मतलब उसके जो अकाउंट्स है, जो राइटिंग है उसकी, है ना, किताबे हिंद, तो उसमें उसने मोहम्मद गजनी और उसके अटैक के बारे में लिखा है, जो उसने इंडिया में अटैक किए थे, उसने कहाँ कहाँ पर अटैक किए, कहाँ कहाँ से उसने कैसे धन लूटा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अल-बरूनी की किताबे हिंद के अंदर। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ के इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में। हालांकि जितने भी फॉरेनर्स आए हैं उन्होंने अपने मतलब उनके जो अकाउंट्स होते थे उसके उनसे हमें बहुत हेल्प मिली है। क्यों? क्योंकि जब वो आते थे तो यहाँ की जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन हुआ करती थी, जो सोसाइटी और कल्चर की जो इन्फॉर्मेशन होती थी, तो ये सारी चीजें वो अपने अकाउंट्स में लिखते थे और आज हम उसे पढ़ करके हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं हमारे मतलब की। तो गाइज इतना था हमारे जो रीजनल किंगडम्स थे उनके बारे में कि कौन कौन से किंगडम हुआ करते थे, उनके इंपॉर्टेंट रूरल कौन से थे, उनके फाउंडर कौन कौन से थे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है जो आपको समझ में नहीं आया, या आपका कोई खुद का क्यूरियोसिटी से कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उन डाउट्स को भी क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।